वाईसीटी की बुक्स थी, यूथ कंपटीशन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वाईसीटी की जो बुक्स थी, क्योंकि वाईसीटी पे भी मेरा अच्छा कमांड बन गया था वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पे। तो ये दोनों बुक, और तो मैं सीधे क्वेश्चंस के कलेक्शन पे गई और ऑब्वियसली मैंने वाईसीटी की बुक्स ही स्टार्ट करी थी उस टाइम पे, जब मुझे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना था। तो राहों में मुश्किलें हजार मिलेंगी, हर एक मोड़ पर नई तकरार मिलेगी, हिम्मत और हौसले से जो आगे बढ़ते हैं मंजिल उनके कदमों में बार बार मिलेगी। वेलकम एवरीवन, माय नेम इज शिखा अग्रवाल और आज हमारा ये एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वाईसीटी यूथ कंपटीशन टाइम्स के ऑफिशियल चैनल पर। आज का एपिसोड दोस्तों बहुत ज़्यादा ही खास है, और जैसे कि मैंने इस कोट में कहा है कि जो लोग बार बार तैयारी करते हैं, लगन रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, हौसला रखते हैं, उनको मंजिल बार बार मिलती है। और इसी की ही जीती जागती मिसाल है हमारी आज की गेस्ट प्रियंका जायसवाल जी। नमस्कार मैम। नमस्ते मैम। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। थैंक यू मैम। थैंक यू, आइए बैठिए। दोस्तों, जैसा मैं बता रही थी तो इन्होंने एक नहीं चार एग्जाम्स निकाले हैं, और सुनते हैं मैम की कहानी, मैम की ही जुबानी। मैम अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम प्रियंका जायसवाल है। अभी मैं रूरल इंजीनियरिंग सर्विसेज में एज अ जूनियर इंजीनियर पोस्ट पे हूँ और गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड हूँ मैम। अच्छा। खड्डा कुशीनगर की रहने वाली हूँ, यूपी, द लास्ट बॉर्डर एरिया ऑफ यूपी, बिहार एंड नेपाल ऑलमोस्ट। जी। और मैम अपने कौन कौन से एग्जाम्स निकाले उनके बारे में भी बताइए। मेरा पहला एग्ज़ाम निकला था यूपी जल निगम, 2016 का था जी। एंड देन 2020 में डीटीए सर्वेयर, 2020 में ही एनसीआरटीसी रैपिड रेल, अच्छा। दिल्ली मेरठ कॉरिडोर जो चल रहा है, और अब फोर्थ एग्ज़ाम है यूपी ट्रिपल एससी जेईई 2018 का। तो मैम आपने इनमें से कोई भी जॉब ज्वाइन करा या फिर यही आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग है? नहीं मैम, मैंने यूपी जल निगम ज्वाइन किया था, हाँ। एनसीआरटीसी ज्वाइन किया था। अच्छा। और अभी थर्ड वन ज्वाइन कर रही हूँ। तो 2 जगह से रिजाइन करके जी, यहाँ फाइनली आप अपने आप को स्टेबल देख रही है कि और भी कोई तैयारी चल रही है? मैम वैसे तो बहुत स्टेबल फील कर रही हूँ, हाँ। पर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना बहुत पसंद है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि आगे मैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्राई करूँ। अच्छा। पर बहुत फिलहाल के लिए बहुत श्योर नहीं हूँ, हाँ, क्योंकि मतलब अभी मैं बहुत स्टेबल फील कर रही हूँ आगे, लेकिन मेरा टारगेट है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ अच्छा कर पाऊँ। जी जी जी। तो मैम अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपकी स्कूलिंग और ग्रेजुएशन कहाँ से किया आपने? मैम एक्चुअली मैंने अपनी स्कूलिंग अपने होम टाउन से ही किया है, खड्डा कुशीनगर से ही। जी। और पहले मैं न्यू पब्लिक स्कूल से पढ़ी हूँ, वन से लेके 8 तक, एंड देन 9th से 12th तक स्वामी विवेकानंद से पढ़ी हूँ। और आफ्टर 12th मैं मेरठ से डीएन पॉलिटेक्निक से मैंने पॉलिटेक्निक किया है, एंड देन आफ्टर मैं मेरा वही यूपी जल निगम में सिलेक्शन हो गया था। तो आपका मतलब ग्रेजुएशन करते ही सिलेक्शन हुआ? हाँ मैम, एक्चुअली 6 मंथ लिया था मैंने टाइम, एंड देन उस बीच में वैकेंसी आई थी तो मेरा हो गया था पहले अटेम्प्ट में ही। जी। बहुत खुश फील कर रहे होंगे कि पहली ही जॉब ट्राई की और पहली ही जॉब में सफलता भी पा ली। बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है कि बस शुरू ही करी हमने अपनी जर्नी और हमें सफलता मिल जाए। जी मैम, जल निगम के टाइम पे तो रियली मैम बहुत, क्योंकि पहली जॉब थी और इतना कम टाइम में सेलेक्ट हो गई थी। आई थिंक मेरे कॉलेज से बहुत लोगों का मतलब इंटरव्यू तक पहुंचे थे, पर मैं बहुत श्योर नहीं हूँ। मेरे क्लासमेट्स ऐसा कहते हैं कि शायद मैं सिंगल सेलेक्टेड थी। वाओ, कांग्रेचुलेशन। मतलब मेरे बैच से। जी। तो फिर आपकी तैयारी के बारे में कुछ हमें बताइए कि आपने कहाँ से तैयारी करी? मैम एक्चुअली मैंने आफ्टर कॉलेज मैंने कोचिंग ली थी, एंड देन वहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, पर मैं एकेडमिक में अच्छा रही हूँ हमेशा ही, तो मेरा बेसिक पे भी बहुत अच्छा कमांड था। तो बस कॉम्पिटिटिव की एग्ज़ाम, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देखते हुए बस एक आइडिया लेना था कि किस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या आता है क्या नहीं। इसलिए मैंने गाइडेंस ली थी कोचिंग से जी। और मल्टीपल कोचिंग्स यूज किए हैं मैंने, और मल्टीपल बुक्स भी पढ़ी हैं आपने।
तो जब आपका पहला एग्ज़ाम निकला जल निगम का एंड उसके बाद फिर आपने 2018 वाला फॉर्म आपने भरा होगा, जी। तो 2018 के बाद आप कोई जॉब में थे या सिर्फ तैयारी कर रहे थे? नहीं मैम, मैं 2017 से 2020 मार्च तक मैं थी यूपी जल निगम में। देन मैंने 1 ईयर के ऑलमोस्ट मतलब प्राइवेट भी किया है, पर चूँकि कोविड का लॉकडाउन चल रहा था तो इतना वर्क प्रेशर और ये सब चीज़ें नहीं थी। एंड देन मेट्रो ज्वाइन किया मैंने। अच्छा। 2021 जून में। एंड देन तब से मेट्रो कंटिन्यू चल रहा था। अभी जस्ट मैंने सितंबर में मेट्रो रिज़ाइन करके UPSSC 2018 ज्वाइन किया है। अच्छा, तो मतलब 2018 का नोटिफिकेशन, 2022 में एग्जाम और आपका सिलेक्शन, अभी रिजल्ट इसका डिक्लेयर हाँ, होकर 2023 में इसका रिटर्न आ गया था Result एंड देन DV हुआ वगैरह था, तो होते हुए। फाइनल रिजल्ट अब आया मैम। अच्छा, तो आपको कितना टाइम हो गया ज्वाइन किए हुए? मैम अभी 2 महीने हो 2 महीने हो गए। जी। कैसा लग रहा है जॉब में आकर? बहुत स्टेबल फील हो रहा है बहुत मैम, बहुत स्टेबल फील हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली जो भी रीज़न रहा हो, बहुत सारे रीजंस थे। जल निगम की जॉब जस्ट कोविड के पहले जब लॉकडाउन लगा था उससे 1 हफ्ता पहले मेरी जॉब कैंसिल कर दी गई थी। अच्छा। अब विदाउट इन्फॉर्म किए कि हम लोग या नोटिस वोटिस दिए, बिना नोटिस दिए हटा दिया गया था। तो वो जो एक टाइम था कि हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में है और वो भी परमानेंट जॉब है, और एकदम से 3 साल 2 महीने बाद जो है बिना किसी नोटिस के हटा दिया गया। और जस्ट 1 हफ्ते 10 दिन बाद लॉकडाउन ऑलमोस्ट लग गया था। तो वो जो एक फेज़ था वो बहुत ही चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। मैंने बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी उस टाइम पे फेस किया था, पर फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, और उस टाइम पे भी मैं थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई करना स्टार्ट की थी। लॉकडाउन के फेज में? लॉकडाउन के फेज में ही। अच्छा। देन मेरा मेट्रो क्लियर हुआ था और DTA सर्वेयर। तो लॉकडाउन के फेज के बाद आपने जब अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट किया, आई थिंक जॉब में आने के बाद बहुत टफ हो जाता है दोबारा बुक्स उठाना, पढ़ाई करना। फिर आपने अपने ही पुराने नोट्स पढ़े, आपने कोई और कोचिंग या कोई और गाइडेंस ली? मैम ये तो है कि पढ़ाई मैंने छोड़ दी थी ऑलमोस्ट, तो बहुत टफ हो रहा था मेरे लिए। मतलब ये मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि जब मैं दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो जॉब में रह के कैलकुलेटर पे काम करते करते इवन मल्टीप्लिकेशन करने में भी इश्यूज आ रहा था जब दोबारा स्टार्ट किया था तो। लेकिन हाँ, वो शुरू में 1 आध दिन 2 दिन ऐसा इशू आया, पर वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उस टाइम पे सोच रही थी कोविड के टाइम पे कि मैं इस टाइम गुणा करने में मुझे दिक्कत हो रहा है, हासिल लेने में दिक्कत हो रहा है, पर वो 1-2 दिन में फिर वो क्लियर हो ही गया था। तो वो एक टफ डिसीजन भी था, एक टफ सिचुएशन भी थी मेरे लिए कि कोविड के टाइम पे दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करना। और मैंने मल्टीपल सोर्सेज यूज किए हैं। इवन मैंने जब दोबारा से स्टार्ट किया तो अपने पुराने जो नोट्स थे और YCT की बुक्स थी, यूथ कंपटीशन की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वहीं से स्टार्ट किया। एंड देन कुछ कोचिंग्स की फ्री सेशंस होते थे, नाइट में क्वेश्चंस वगैरह लेटेस्ट कराते रहते थे वो लोग, तो मैंने वहाँ से भी बहुत ऑनलाइन सोर्स यूज किए, तो ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ यूज किया। तो आपने अपनी तैयारी कहाँ रहकर करी है जब ये फाइनल UPSSC के लिए फाइनल थे? मैं उस टाइम तो दिल्ली में थे। तो अच्छा, तो अब आपकी जर्नी में, जैसे आप ऑलरेडी वर्किंग थे, मैं मानूंगी आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और जॉब में रहते हुए आपने शायद पढ़ाई करी होगी, अपनी तैयारी कंटिन्यू करी होगी। तो कैसा रहा जॉब के संग अपनी पढ़ाई को बैलेंस करना? क्योंकि कई लोग वर्किंग होते हैं एंड स्टिल वो कोई और जॉब के लिए तैयारी कर रहे होते हैं, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगा कि अपना वर्क लाइफ एंड अपना करियर को लेके एक जो नई दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं उसको बैलेंस करना। तो वो चीज़ कैसे करी आपने? मैम एक्चुअली ये भी एक टफ सिचुएशन होता है। ऑब्वियसली कई बार ऐसा लगता है हम क्या कर रहे हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मैं कैसे कर रही थी जी। मेरा मेट्रो का जनरली 9:30 से 6 बजे तक का होता था। घर आते आते 7 o'clock
आराम से हो जाता जी। था। देन थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके मेरा फिक्स रहता था कि मैं चाहे 9 बजे बैठूं पढ़ने तो एटलीस्ट 3 आवर्स मैं करती थी। अच्छा। हाँ, वो मेरा फिक्स था। और उस बीच में और भी सिचुएशंस होते हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज हो गया या ऑफिस के वर्क की वजह वर्क आ से गया। कुछ लेट हो गए या कुछ और भी चीज़ें ऐसी, या फैमिली के वजह से भी घर जाना हुआ कुछ भी ऐसे, तो वो बीच में गैप भी होता था। पर बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ रहा था बीच बीच में, कि अगर बीच में गैप हो गया तो फिर आके दोबारा से कि नहीं पढ़ना है, स्टार्ट करना है, तो फिर वो 2 आवर 3 आवर मैं कोशिश करती थी। और इवन संडे संडे में बहुत सारी साइट विजिट्स और ये सब भी होती थी, तो कई बार संडे भी नहीं मिल पाता था पढ़ने के लिए। तो एक वो मैं ये कहना चाह रही थी बेसिकली कि ऐसा नहीं है कि जॉब में रहते हुए मैं ये कह दूं कि हाँ मैं हर दिन 3 आवर्स बैठी ही हूँ। गैप हुआ है तो उसके बाद वो माइंड में इतनी सीरियसनेस बनाना है कि 2 दिन हो गया मैं नहीं पढ़ पाई, मुझे फिर पढ़ना है, जी। वो चीज़ मतलब ये एक डिसिप्लिन्ड वे में सोचना पड़ता है, सीरियस होना पड़ता है। और मैंने उस टाइम पे हेल्थ इश्यूज फेस किया बहुत। इवन मुझे बैक पेन भी होना स्टार्ट हो गया। और खाना बाहर का खाने से बिल्कुल। मेरा वेट भी कम से कम 7-8 केजी बढ़ गया था। जी। तो ये चीज़ें हैं, चैलेंज होता है जॉब में रह के पढ़ाई करना, पर अगर आप करना चाहते हैं तो मैं ये नहीं कहूँगी कि इम्पॉसिबल है, कर सकते हैं। जी। और बाकी ये है कि जैसे आप स्मार्ट स्टडी करना पड़ता है जॉब के साथ रह के। मैं ये नहीं कहूँगी कि हार्ड वर्क कर पाएंगे, तो लिटिल बिट हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क बहुत ही मेंटेन करना होता है। जैसे मैंने इस एग्ज़ाम के लिए जब मुझे 18 का एग्ज़ाम देना था, तो जब मुझे एक एग्ज़ाम के डेट्स कंफर्म हुए, वैसे चेंज हुआ था 2-3 बार, तो जब भी ऐसा होता था कि नहीं अब एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो मैं सबसे पहले क्या करती थी कि अपने जो खुद के बनाए हुए नोट्स थे फ्री सेशन से किया, वाईसीटी की जो बुक्स थी, क्योंकि वाईसीटी पे भी मेरा अच्छा कमांड बन गया था वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पे, तो ये दोनों बुक और जो मेरे अपने नोट्स थे उनको मैं रिवीजन करना स्टार्ट कर देती थी। तो वो मुझे एक कॉन्फिडेंस बिल्ट अप हो जाता था कि हाँ चलो इतना तो आ रहा है मुझे। तो मैं ये भी कहूँगी कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप जो पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिविज़न करें। अगर ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मुझे इतना आता है, हाँ ये मेरा तैयार है, मैं इसमें गलती नहीं करूँगी, तो वो आगे क्या हेल्प होगा कि आप एग्ज़ाम में एलिमिनेट कर पाएंगे जी। कि जो चीज़ आ रहा है वो कि नहीं ये मेरा ठीक है, मैं ये जानती हूँ तो ये सही है, तो ये ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। तो ऐसे कर था। स्टूडेंट्स मैम ने बहुत ही अच्छी एक आपको एक मैं कहूँगी एक टिप दी है कि मल्टीपल रिविजन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। इससे आपको जब आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको एलिमिनेशन में हेल्प करता है और आपको पता होता है कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी किन सब्जेक्ट्स में लाई करती है, राइट मैम? एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए स्मार्ट स्टडी ही एक ऑप्शन है। तो मैम इसमें आपके मेंटोर के रूप में आपने अपनी प्रिपरेशन में किसको देखा या आपके रोल मॉडल कौन रहे? मैम एक्चुअली मेरे रोल मॉडल तो कई लोग हैं। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने मल्टीपल सोर्सेज यूज किए हैं, तो ऑब्वियसली बट किसी किसी से हम ज़्यादा रिलेट और रेजोनेट करते बिल्कुल बिल्कुल। मैं जैसे कॉलेज टाइम में तो मेरे एचओडी सर, मेरे क्लास टीचर और मेरे एकेडमिक में भी, चूँकि थोड़ा सा फाइनेंशियल इशूज़ की वजह से मैं पापा को उनके काम में भी हेल्प करती थी, तो मेरे टीचर्स देखा करते थे, तो वो लोग उस टाइम पे मेरे बहुत अच्छे मेंटर्स थे। इवन मैं स्कूल भी लेट जाया करती थी तो वो लोग मुझे बहुत कि नहीं ठीक है तुम करो और कर लोगी। तो स्कूल टाइम पे मेरे टीचर्स भी बहुत अच्छे मेंटर्स थे और मेरे मम्मी पापा वो मुझे बहुत मतलब कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे ये बीच में, मतलब ये मेरे मम्मी पापा की बहुत अच्छी चीज़ थी कि उन्होंने मुझे सिखाया कि तुम घर के काम मत करो और पढ़ाई करो। तो मेरे मम्मी पापा, इसके अलावा मेरे क्लास टीचर्स, मेरे टीचर्स स्कूल टाइम से लेके डिप्लोमा तक, एंड देन आफ्टर डिप्लोमा
मेरे कोचिंग्स के जो भी टीचर्स थे, सब्जेक्ट टीचर्स, वो लोगों ने मुझे बहुत हेल्प करा। विवेक सर ने भी प्रैक्टिस बैच मैंने सर का ज्वाइन किया था, तो इन्होंने भी बहुत अच्छे से गाइड किया है पढ़ने के लिए। और ना सिर्फ गाइडेंस, इवन मोटिवेट भी करना कि ऑब्वियसली लूज फील करते हैं हम लोग तैयारी के टाइम पे, तो वो एक और फाइनेंशियल इशूज़ वाली बात मेरे साथ थी, तो मुझे हमेशा से फाइनेंशियल को भी थोड़ा सा किनारे रख के मुझे मेरे टीचर्स ने सपोर्ट किया है। मेरी फीस वीस में डिस्काउंट करना, वो बहुत लकी रहे इवन आप। हाँ, मेरे स्कूल टाइम से लेके स्कूल में भी मैंने ट्यूशन्स वगैरह ज्वाइन किया था, तो वहाँ भी मेरी फ़ीस कम की गई थी। और आफ्टर डिप्लोमा मैंने जब कोचिंग ज्वाइन की थी, तो वहाँ भी मेरी फ़ीस डिस्काउंट हुई थी। एंड ऑब्वियसली विवेक सर का जो प्रैक्टिस बैच था, उसमें भी मुझे बहुत कम अमाउंट्स में प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करवाया गया था। और बाकी मैंने फ्री सेशंस बहुत देखे यूट्यूब का कोई ऐसा चैनल नहीं होगा जिनके मैंने फ्री सेशंस जो अच्छे कंटेंट रहे हो मैंने नहीं देखा। तो मैम जैसे मल्टीपल सोर्सेज से हम अपनी पढ़ाई करते हैं, एंड आई थिंक यूट्यूब एंड ऑनलाइन जितने भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं, तो उनके संग ऐसा होता है कि वो भटक जाते हैं कि सेम कंटेंट भी हम कई बार रिपीटेडली देख लेते हैं, सेम सब्जेक्ट, सेम टॉपिक्स, यूट्यूब पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे हम सुनते रहते हैं, ये सोच के कि शायद माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं। तो उसको लेकर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो हेल्प करते मल्टीपल डिफरेंट सोर्सेज कि हमें एक सोर्स पे रह के पिक करने के बाद हम उस पे ही स्टे करें, तो वो ज़्यादा स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन रहेगी? मैम एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मल्टीपल सोर्सेज जैसा मैंने कहा, तो ऐसा नहीं था कि यूट्यूब पे ऐसे देखेंगे तो 20-50 कितने सारे पड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने 2-3 चैनल पकड़ रखे थे। ओके, उनके आपने उनके ही और मतलब 2-3 क्या, उसमें भी मुझे लग रहा है हाँ 2-3 कोचिंग्स के ही मैंने देखे हैं। उन्हीं के और सब खास subjects and करके हाँ, teachers। खास करके जो मेरे अपने शॉर्ट नोट्स थे, जो मैंने फ्री सेशन से YCT से बना के रखे थे, वो सारे मैंने। तो मतलब आप ऑनलाइन कंटेंट जब देखते थे तो आप अपने नोट्स बनाती थी मैं, बिल्कुल ये है। इवन जब मैं हेल्थ इश्यूज फेस कर रही थी, मेरी जॉब चली गई थी, फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रही थी, तब भी मैंने ऑनलाइन जब स्टार्ट किया दोबारा प्रिपरेशन, पहले मैंने ऑनलाइन स्टार्ट किया था एंड देन मैं 3 मंथ्स के लिए इलाहाबाद गई थी एंड देन मैंने प्रैक्टिस बैच विवेक सर का ज्वाइन किया था। अच्छा। हाँ, तो जब मैंने फ्री सेशन से स्टार्ट किए थे मैम, तब भी अभी भी मेरे पास वो नोट्स पड़े हैं, ऑलमोस्ट 2 कॉपीज़, जिसमें जो लेटेस्ट कलेक्शंस जो भी एग्ज़ाम्स हुए होंगे 2-3 साल में, तो उनके जो है लेटेस्ट कलेक्शंस के सारे क्वेश्चंस और उनकी इम्पोर्टेंट डेटा वो आज भी हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा हर किसी को करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि हम वीडियो लगा के बैठ गए और देख रहे हैं और कुछ नोट नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब ऐसा करते हैं तो जब वीडियो ख़त्म हो जाती है 1-2 दिन बाद लगता है कि कुछ रहा ही नहीं दिमाग में। हाँ। तो वो जो मैंने नोट्स बना के रखे थे, तो यूट्यूब से देखा और नोट्स बना के रखे, जब उसको मैं नेक्स्ट 2 डेज या ऐसे जब भी कुछ दिन के बाद में देखती थी, तो मुझे लगता था कि हाँ मैंने कुछ पढ़ाई की है और ये पोर्शन मेरा स्ट्रॉन्ग हो गया है, मेरा कमांड है, मुझे ये डेटाज याद हैं, मुझे इनमें एलिमिनेशंस आ रहे हैं कि कैसे करना है। और मैं एक चीज़ और करती थी, चूँकि कोई भी यूट्यूब चैनल जो फ्री सेशंस भी होते हैं तो वो पूरा प्ले स्टोर्स में एक जगह जो है कलेक्ट होते हैं, तो अगर मुझे रिवीजन भी करना होता था कि नहीं वही वीडियो फिर देखती हूँ, या फिर कभी ऐसी जगह रही कि मेरे पास अपना नोट्स नहीं है, तो मैं उन्हीं को रिवीजन भी करती थी। मतलब मैं ऐसे भटकती नहीं थी यूट्यूब पे। हाँ, तो वो चूँकि 2-3 चैनल हो गए, इसके अलावा YCT की बुक्स हो गई, मेरे अपने शॉर्ट नोट्स हो गए, इन सब को मिला के मैं कह रही हूँ कि ये मेरे मल्टीपल सोर्सेज थे। ओके ओके ओके। नहीं, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए भी पुट अप किया बिकॉज यूट्यूब कीप्स रिकमेंडिंग न्यू वीडियोस, है ना। तो जब आप एक पर्टिकुलर नीश में चले जाते, एक पर्टिकुलर, जैसे आप पढ़ाई के लिए देखने लगे UPSSC, तो जितने कंटेंट क्रिएटर्स और कोचिंग सेंटर्स आर मेकिंग दोज वीडियोस, तो वो रिकमेंड करते हैं एंड कई बार बच्चे वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं, तो एक डिस्ट्रैक्शन और एक स्विंग इफेक्ट होता है। तो उनकी हेल्प के लिए ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। आई होप बच्चों को मिला होगा कि स्टिक टू योर फिक्स्ड
नंबर ऑफ सोर्सेज एंड उनसे आप अपने नोट्स बनाएं, उनसे अपने आप मटेरियल प्रिपेयर करें ताकि आप एंड में उससे अच्छे से रिवाइज कर सके। तो मैम आपका टेस्ट सीरीज भी आप लगाते थे इसके टेस्ट साथ? सीरीज मैंने करे नहीं मैम, मैंने प्रैक्टिस बैच देखे Practice थे। batch में अपने प्रैक्टिस में तो questions वो कर- एक तरह से टेस्ट सीरीज टाइप ही है। हाँ। तो प्रैक्टिस बैच किया है मैम। तो जब मैम आप पढ़ाई करते थे तो क्या जैसे पहले अपन ने अपना स्टैटिक पोर्शन कवर कर लिया, अपन ने नोट्स पढ़ लिए एंड देन फिर हम उस पर क्वेश्चंस लगाते थे, या साइड बाय साइड, या कंप्लीट करने के बाद चैप्टर सब्जेक्ट फिर आपने उस पर क्वेश्चंस लगाए तभी टू चेक योर प्रोग्रेस की कैसे रहा? मैम मैंने ऐसे करा था, जनरली जो मेरे ख्याल से तरीका अच्छा है कि पहले तो अपना सिलेबस कवर करते हैं एंड देन क्वेश्चंस वगैरह पे जाते हैं। पर एक्चुअली मैम इसको आप लक कहिए या एक स्मार्ट स्टडी कहिए, मेरा चूँकि बेसिक बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो मैंने क्या करा कि आफ्टर डिप्लोमा बहुत कम ही अपने डिप्लोमा की बुक्स को दोबारा देखा होगा। अच्छा। मैं सीधे जो है क्वेश्चंस के कलेक्शंस पे गई अच्छा। कि क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं, क्योंकि थ्योरी तो पूरा पढ़ रखा है। तो मैं सीधे क्वेश्चंस के कलेक्शन पे गई और ऑब्वियसली मैंने वाईसीटी की बुक्स ही स्टार्ट करी थी उस टाइम पे, जब मुझे फर्स्ट टाइम स्टार्ट करना था। तो अच्छा। वहाँ से क्वेश्चंस के कलेक्शन देखे, जैसे बहुत बेसिक सब्जेक्ट है और मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है बीएमसीटी, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो बीएमसीटी में कभी बुक दोबारा खोल के नहीं पढ़ी। ओके। हाँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस की कलेक्शंस देखी और उसमें डेटा कि उसके आसपास क्या पूछ रहे हैं, एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पैटर्न चेंज कर रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो रिवाइज्ड रिवीजन में ही आ जाते हैं एग्जाम में, बीएमसीटी के तो खास करके। तो हाँ, एक चीज़ और है कि मतलब कई बार जब तैयारी करते हैं तो बहुत ऐसा लगता है ना कि यार ये सब्जेक्ट टफ लग रहा है, पढ़ने बैठो तो इतनी टफ क्यों लग रहा है या कैसे करें। तो मैं हमेशा इजी गोइंग सब्जेक्ट से उठाती थी, बीएमसीटी से उठाती थी। वो करने के बाद मुझे ऐसा लगता था कि अरे वाह, मुझे तो बीएमसीटी का सब आ रहा है। हाँ, इसके क्वेश्चंस तो मैं कर लूंगी, तो मेरे ये 2 सब्जेक्ट तो तैयार हो गया। एंड देन मैं 1-2 सब्जेक्ट लाइट करने के बाद, उससे जब मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता था कि हाँ मुझे इसके क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, देन मैं कोई टफ सब्जेक्ट उठाती थी, हाइड्रोलिक्स हो गया, सोम हो गया, इस तरह के, तब उनको करती थी। तो अगर आपने कॉलेज में थोड़ा भी ध्यान दिया है तो मुझे नहीं लगता आपको दोबारा से कहीं अगर कुछ थियोरी में कुछ फंस रहा है तो आपको डिप्लोमा की बुक्स देखनी पड़ेंगी। पर अगर आपने थोड़ा सा केयरफुल होके डिप्लोमा में पढ़ाई करी है तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत है। सीधे आप अपने क्वेश्चंस पीवाईक्यूज वगैरह पे जाके देख सकते हैं और वहाँ से देखिए कि किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या पैटर्न है, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न क्या है, किस तरह से एलिमिनेशन करना है, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ है। पर अगर कुछ ऐसे भी सब्जेक्ट थे मेरे जो मैं डिप्लोमा में बहुत ठीक से नहीं करी, तो उनको मैंने थियोरी दोबारा से स्टार्ट करके और मोटा मोटी एक तरह से समझ के फिर वो क्वेश्चंस देखा था। तो तरीका यही है। पर चूँकि अगर आपकी जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उनको बहुत देखने की ज़रूरत नहीं है, पर जो सब्जेक्ट आपका है कि बहुत अच्छा नहीं करा है, कुछ फंस रहा है मैटर या कोई थियोरी का पार्ट क्लियर नहीं है, तो पहले आप वहाँ से देख लें, देन क्वेश्चंस पे जाएं। और क्वेश्चंस पे तो जरूर जाएं, क्योंकि बिना क्वेश्चंस देखे तो आप एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर सकते। तो मैम टेक्निकल तो आपने इस तरह प्रिपेयर किया, आपके नॉन टेक के लिए आपकी क्या अप्रोच रही? नॉन टेक के लिए मैम मैं एक्चुअली बताया मुझे एडमिनिस्ट्रेशन पसंद है। तो इवन मैं डिप्लोमा के टाइम पे भी कभी कभी मतलब एक शौक भी था, पढ़ लेते थे, तो कभी कभी मैं पढ़ लेती थी। तो मेरा एक थोड़ा सा इंटरेस्ट भी था। बाकी इंटरेस्ट था तो ये नहीं है कि याद होगा या मुझे बहुत ही क्लियर होगा, ऐसा नहीं था। पर हाँ, हिस्ट्री के कुछ कुछ पार्ट नॉर्मल या वन लीनियर टाइप के भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब क्लियर होता था। यूट्यूब से भी मैं देखती थी और आर्टिकल्स वगैरह में तो मुझे लगता है कि जेईई एग्ज़ाम्स के लिए सिर्फ 50-100 आर्टिकल्स जो बहुत ही फ्रिक्वेंटली आते हैं, 2-4-10 साल के पेपर में आप देख लीजिए, तो उतना कर लीजिए तब भी बहुत है। तो मेरे ख्याल से नॉन टेक में करंट अफेयर को छोड़ के हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स का है, तो ये सब जो है आप पीवाईक्यूज मतलब जितने जो भी पेपर हो रहे हैं यूपी के या एसएससी के 10 इयर्स के उठा के देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चंस बन रहे हैं। उस हिसाब से अगर आप लूसेंट नहीं भी पढ़ पाते हैं तो वो मैं कहूँगी यूट्यूब से
आप कवर हो जाएगा कवर वो कर आपका। लीजिए। बाकी करंट अफेयर में भी इतना डीप पूछते नहीं है, पुरस्कार वगैरह पूछ लेते हैं या कहाँ के Latest update। लेटेस्ट चीज़ें बहुत ही लाइट वे में हाँ। पूछते हैं। तो वो आप कोई भी एक यूट्यूब चैनल जहाँ पे चीज़ें करेक्ट वे में आ रही हैं, वैसे नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं ऐसे जहाँ पे कंटेंट गलत भी होते हैं, डेटास गलत भी होती हैं हाँ, थोड़े। right। तो वो आप एक चूज करके कि कहाँ से चीज़ें सही हैं, Authenticity आप check कर चेक लीजिए करके अपनी, right। फिर नॉन टेक करें। और नॉन टेक करना बहुत जरूरी है अगर सिलेक्शन लेना है तो, मेरा और ऐसा मैम मानना अब है। तो पैटर्न हैज चेंज, तो अब बिना नॉन टेक किए तो आप मेंस के लिए टेक्निकल पोर्शन पे आप जा ही नहीं जा ही पाएंगे। नहीं सकते। अब पीईटी के थ्रू आपका पहले नॉन टेक आपका चेक हो जाएगा जी। एंड उसके बाद आपको टेक्निकल मिलेगा, एंड जब आप मेंस लिखेंगे तो आपको फिर अगेन 20 मार्क्स का यूपी स्पेशल है एंड 15 मार्क्स का कंप्यूटर्स आएगा एंड 65 मार्क्स का आपका टेक्निकल आएगा। तो टेक्निकल तो मैम ने जैसे मैं बताया ही है कि कैसे प्रिपेयर करना है, नॉन टेक के लिए मैम ने गाइड किया। मैम कंप्यूटर्स आपके टाइम पे आया था? हाँ आया था मैम, कुछ जीके का क्वेश्चंस थे। पोर्शन, हाँ। ओके। और बाकी जो अभी यूपी ट्रिपल 2024 वाली वैकेंसी है, 100 क्वेश्चंस का जो पैटर्न है, Right। इसमें मैं सबको ये कहती हूँ कि एक बार मैम यूपी वैकेंसीज भी तो कितनी ज्यादा है, 4 to कितनी सारी 16 बिल्कुल वैकेंसी बिल्कुल। है। और तो गर्ल्स के लिए तो बहुत अच्छा मौका है मैम। Right, और exactly। नॉन टेक में मेरे ख्याल से पहले से बहुत ही इजी है। टेक्निकल तो ठीक है, टेक्निकल एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड आपको उतना करना होगा। Maintained है वो हाँ, तो, right। लेकिन नॉन टेक आप एक बार यूपी स्पेशल मेरे कहने से पढ़ के देखो, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग है। मतलब हम यूपी में होते हैं, पर हमें पता नहीं होता कहाँ क्या है नहीं है। Right। जब यूपी स्पेशल पढ़ते तो इतना इंटरेस्टिंग है, और गिने चुने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, वही बार बार आते हैं। तो सेंसस हो गया एक फेवरेट टॉपिक आई हाँ, गेस। सेंसस है, इसके अलावा पक्षी लोकगीत, अभयारण्य है, हाँ। और कुछ Wildlife नदियां sanctuary, हैं। नदियां, हाँ, ये सारी चीजें, right। तो ये जरूर कर ले। यूपी स्पेशल बहुत इंटरेस्टिंग। और जब भी पढ़िए तो ऐसा मत पढ़िए कि एग्जाम में बैठना है, ऐसा आप यूपी स्पेशल को तो इंटरेस्ट लेके पढ़िए कि ये आप यूपी में यूपी रहते के हैं, यूपी में इतनी सारी चीजें हमें पता नहीं है। हाँ, तो वो एक जानकारी भी बढ़ रही है। बाकी 20 मार्क्स बहुत होता है। इवन मैं कहती हूँ कि ये जो ऑल ओवर वो आता था कि पूरा इंडिया लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, ये सब चीज़ें, उससे तो बहुत ही अच्छा है यूपी स्पेशल, बहुत ही अच्छा है। मैं सबको कहूँगी और मैं रिक्वेस्ट भी करूँगी कि आप यूपी स्पेशल पढ़ के देखिए। अगर नहीं हो उसी में से पूछे जाएंगे। मैम ने तो जाएंगे एकदम almost। ओपन कर दिया है कि क्या करने से आपके 20 मार्क्स तो यू आर गेनिंग फ्रॉम दिस। और और ये कुछ उसके साथ आप करंट अफेयर देख लीजिए लाइट वे में। हाँ, यूपी का related current UP affairs related। देख लीजिए। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो होंगे यूपी रिलेटेड। ऑब्वियसली तो नॉन टेक में ये चीज़ यूपी स्पेशल के लिए मैं कहती हूँ ऐसे कर। मैम ने काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स हमारे संग शेयर कर ली अपनी जर्नी के थ्रू एंड अपनी पूरी बातों में कि एंड मैम ओएमआर शीट के रिगार्डिंग आप बच्चों को कुछ गाइड करना चाहेंगे कि आप कैसे फिल करते थे कि क्वेश्चंस मिनिमम गलत हो, क्योंकि ओएमआर में गलती होने के कई बार स्टूडेंट से चांसेस हो जाते हैं कि ऊपर नीचे सीक्वेंस हो जाता है एंड कई बार बच्चे पूरा ओएमआर भी नहीं भर पाते हैं एंड टाइम अप हो जाता है। सो आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? हाँ, मैं एक्चुअली मेरे से भी हुई है एक दो बार ऐसे मेरे हाँ। एग्ज़ाम में। तो उसमें क्या है कि आप एक तो एग्ज़ाम में बैठने से पहले थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लें। खास करके ये ध्यान रखें कि मैम कुछ उसमें मैंने देखा था ओएमआर में 4 ऑप्शंस पेपर में होते हैं, वहाँ 5-5 ऑप्शन देते हैं। तो वो जल्दी में कि लास्ट गोला जो अगर डी ऑप्शन है तो लास्ट वाला जो 5वें नंबर पे होता था वो मेरे से फिल हो गया था एक दो बार ऐसे। तो एक तो ये है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें हल्का फुल्का, अगर बिल्कुल ही न्यू टू दिस एग्जाम, फ्रेशर है तो एग्जामिनेशन है। हाँ, तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या है कि मैं अपना बताती हूँ, अगर इससे आपको आइडिया मिलता है तो अच्छा है, क्योंकि बहुत टिप्स नहीं दे पाऊँगी इस बारे में। मैं ऐसा करती हूँ कि अगर जो भी ओएमआर के पेपर होते हैं, मैं क्या करती हूँ, सडन पेपर उठाती हूँ, एक बार कुछ सेकेंड्स ब्रीद इन करके कि ठीक है करना है, पेपर देखती हूँ, एक बार पूरा पेपर देख जाती हूँ, मुझे क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो आ रहे हैं जिनमें मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं ईजिली पेपर में ही पेंसिल से टिक कर लिया कि ये ऑप्शंस हैं, एंड देन सबसे पहले मैं ओएमआर उठाती हूँ और उनको फटाफट फिल करती हूँ। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको फिल कर लिया, तो एक ये हो जाता है कि जो कर लिया वो
सही हो गए। उस टाइम पे इतनी जल्दी नहीं होती कि देखा जो कॉन्फिडेंट है वो क्वेश्चंस करने के बाद फिल कर लिया, एंड देन मैं जाती हूँ जो क्वेश्चंस नहीं आते मुझे कि उनमें Doubtful क्या है। एलिमिनेशन कर सकते हैं, हाँ। क्या डाउटफुल है, तो वो करती हूँ। तो वो जो एक 50% करके बैठ गए एंड देन देख रहे हैं, तो उसमें मैं ऐसे करती थी कि जैसे 1 से 10 क्वेश्चंस उठाया, उसमें जो फील्ड हैं वो हैं, जो नहीं है वो पेपर में पता चल रहा है, Right. उनको वो करा, एंड देन 1 से 10 OMR उठाया, जो क्वेश्चंस आया वो मार्क कर लिया। 10 उठा के ऐसे मार्क करती गई। तो And- मेरा ये तरीका था। अगर ऐसा आपको ठीक लगे तो आप ऐसा कर सकते हैं, मेरे ख्याल से ये ठीक तरीका था। ब्लॉक पैटर्न इज नाइस हाँ। कि आपको पता है कि सर्टेन ब्लॉक में अब आपने क्या क्वेश्चन कर लिया। इससे जब आपके पास टाइम कम होने वाला होगा एंड प्रेशर बढ़ रहा हो कि हमारे ये कितने क्वेश्चंस रह गए, तो समय गलती होने के और चांसेस इससे ना मिनिमाइज हो उन जाएंगे। क्वेश्चंस पे फोकस भी मेरा सही सा हो जाता है। जैसे Yeah. मैं पहली बार पेपर उठाई जब एग्जाम में आपने बैठने के बाद, देख जो लिया। क्वेश्चंस में मैं कॉन्फिडेंट हूँ Right. उनको कर लिया, राइट। उन क्वेश्चंस को OMR फिल कर लिया, एंड देन जो नहीं आ रहे हैं या जो मुझे है आपने कि जिसको 2 ऑप्शन time में डाउट, देना है, तो right. उनको हल्का सा टाइम देके आपने सोच ब्लॉक लिया। पैटर्न अपनाया, एंड देन तो वो इजी लगता था मुझे। तो आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं। I think this is a nice way to go around this and yes, it's a nice way. And मैम अब जो हमारे 2024 में जो बच्चे अपीयर होने वाले होंगे उनके लिए कोई सजेशन या कोई रामबाण टाइप का अगर आप कुछ बताना चाहें तो, कि आप प्रिपरेशन को लेकर या लास्ट मोमेंट रिवीजन को लेकर या फिर एग्जामिनेशन हॉल प्रेशर इज हाई। जी, एक्चुअली मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि अभी तो टाइम है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के डेट नहीं आए हैं, तो एक बार सिलेबस गो थ्रू हो लें। सिलेबस अनाउंस कर दिया आई थिंक सितंबर हाँ। में कि क्या क्या कंटेंट आना है, कितने मार्क्स के क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। तो अच्छा स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो सिलेबस एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ये देख लें कि सिलेबस गो थ्रू हो लें, ये देख लें उसमें आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे कमांड है, कौन से पे नहीं है। जिनमें नहीं है और उससे भी 5-10 नंबर का क्वेश्चंस अगर इस वे में आना है, क्योंकि शायद इस बार डिवाइड कर दिया है कि इस सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चंस होंगे, ऐसे इट्स होंगे। ओपन कि अब आपको आरसीसी से आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ। तो अभी आपके लिए इजी है कि 10 मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ सकते हो या फिर आप अपने चॉइस के चॉइस अकॉर्डिंग के आप जा हिसाब से। सकते हो। तो मेरा ये सजेशन होगा कि आप जो सिलेबस में सब्जेक्ट्स हैं उनमें पहले ये देखिए आपका किस पे कमांड है। उनके मैं कहती हूँ अगर आप 200 क्वेश्चंस भी कर पाते हैं, आते हैं आपको ना, तो आप कॉन्फिडेंस बनाइए कि ये 2 सब्जेक्ट मुझे आ रहा है। मेरा सीधा सा तरीका ऐसा होता था कि हाँ, मुझे अगर 100-200 क्वेश्चंस हो पा रहे हैं मेरे से तो ठीक है, ये सब्जेक्ट मेरे बहुत अच्छे हैं। बी कॉन्फिडेंट। आप अगर कम भी पढ़े ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बनाएंगे तो वो एक पॉजिटिविटी ना Automatic कनेक्ट होती है। तो वो सब्जेक्ट साइड कर लिया कि हाँ आ रहे हैं तो ये मेरा स्ट्रांग है, देन उठाई उसके बाद से कि आपके कौन से मॉडरेट सब्जेक्ट हैं, उसमें कहाँ से इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। एटलीस्ट नहीं समझ आ रहा तो जो चीज़ आ रहा है वो ठीक है, उसके अलावा जो लग रहा है कि आसपास के डेटाज हैं या आसपास के क्वेश्चंस हैं। आजकल तो मैंने देखा है मैम, जो फार्मूला होता है चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का है, सिविल इंजीनियरिंग का, पहले वो फार्मूला सीधे सीधे एग्जाम में वो ऑप्शंस देके पूछ लेते थे। अब वो क्या करते हैं कि उस पे भी थियोरेटिकल क्वेश्चंस बनाते हैं कि प्रोपोर्शनल ये टर्म है और तो एंटी अभी प्रोपोर्शनल एग्जाम इज नॉट आप ऊपर से पढ़ लो, आपको डीप हाँ, डाउन जाना ही डाउन जाना पड़ेगा। तो जो आपके मॉडरेट सब्जेक्ट हैं फिर उन पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, उनमें ये देखिए किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न हो रहे हैं और कॉन्फिडेंस बनाना जरूरी है। तो आप मैं कहती हूँ कि जिसने भी थोड़ा भी क्योंकि देखिए एग्जाम में तो आप लोग पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, तो उनमें भी आप ऐसा करिए 100-200 क्वेश्चंस अपना एक सिलेबस में जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करने के बाद क्वेश्चंस लगा के देखिए। अगर 100-200 क्वेश्चंस आपसे बन पा रहे हैं तो उनको भी कर लीजिए कि हाँ ये मुझे आ रहा है। देन उसके बाद जाइए और कौन से सब्जेक्ट्स बचे, मतलब एक वो ब्लॉकिंग पैटर्न जो है ऐसे करिए। फिर उन सब्जेक्ट्स को उठाया, उनमें आपको क्या आ रहा है नहीं आ रहा है। और इसमें मैं कुछ और एड ऑन करती हूँ। मेरा स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बहुत वीक था, तो मैं क्या करती थी 8-10 साल के पेपर उठा के किस तरह के क्वेश्चंस बने हैं उनको प्रैक्टिस में ले लेती थी।
तो उससे और थोड़ा मैं तो उतने confidence से आ कि जाता हाँ चलो ठीक है, कुछ तो क्वेश्चंस होंगे, 10% मुझे नहीं करना उस सब्जेक्ट के 10 अगर क्वेश्चन आ रहे हैं और वो सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल ही टफ है कि मुझे लग रहा है कि यार मैं इसको करने के चक्कर में ये सारा भी भूल जाऊंगी। वैसे ये एग्जाम टाइम पे एंड पे जब आपके पास कम टाइम हो, टाइम ज़्यादा है तो आप उस सब्जेक्ट पे भी मेहनत करिए, पर अगर टाइम कम है तो आप सिर्फ इतना करिए कि उस सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस फ्रेम हुए हैं आज तक, कुछ नया फ्रेम हो गया तो कोई बात नहीं, वो सबके लिए नया फ्रेम होगा। Right. हाँ, अगर वो कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, जैसे मैंने देखा था यूपी ट्रिपल एससी वाले पेपर में कुछ साइट के जो है ना इसका फोल्डिंग वगैरह के पिक्चर दे दिए हैं, हाँ नया वो दे type दिया, का ही कुछ पूरा नया question टाइप का था। बिल्कुल कर Picture दिया। based तो questions जो थे। साइट पे वर्क कर रहे होंगे, मतलब जो बिल्कुल ही जानकारी नया है कि 12th करके डिप्लोमा कर रहे हैं, बिल्कुल साइट का एक्सपोजर नहीं है, उनको शायद कुछ चीज़ों का आइडिया ना लग पाए। राइट। तो वो क्वेश्चंस कोई बात नहीं, और जो कर रहे हैं काम कहीं उनको तो आइडिया लग जाता है। मैं बीच में कट कर दी पॉइंट, पर ये एक ऐड ऑन करा था मैंने। मैं बता रही थी कि जो सब्जेक्ट्स पे जो टफ भी हैं, अगर टाइम है तो उन पे भी थोड़ा वर्क कर ले। राइट। हाँ, और कॉन्फिडेंस बना के रखें। ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहती कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, पर आप इतना करिए कि आप अपने आप में कॉन्फिडेंट हो सके। और अगर हर सब्जेक्ट के मैं कहती हूँ 150 200 100 क्वेश्चंस भी कर पा रहे हैं ना, तो बी कॉन्फिडेंट, एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देन आफ्टर ये सब चीज़ें करने के बाद आप कोशिश करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। खास करके अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाएं, उनके जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं उनको रिकॉल करके रखें, बार बार प्रैक्टिस करें। उसमें भी बहुत सारी टिप्स हैं। मैं तो जैसा करती थी कि अगर मुझे कुछ लगता था कि ये डेटा मुझे बहुत क्लियर नहीं हो रहा, मुझे कुछ डेटा याद भी करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं याद नहीं करना, नहीं, ऐसी याद बात तो नहीं है। करना कुछ डेटा आपको याद करना पड़ता ही है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते मान कि लीजिए ये चीज़ भी 20% समझने तो वाली हमें चीज़ याद है, करना ही याद करना है, है। एंड देन 80% समझ के फिर उसमें उसमें 40% याद करना है। पर हाँ, याद तो इन दी एंड हमें करना ही है, करना ही है फॉर्मूला कुछ सारे चीज़ों याद को। करने हैं ताकि क्वेश्चन सॉल्व कर हाँ, सके। तो इसमें जो है कुछ लोग जैसे मेरी भी बात हो जाती है कुछ मेरे जूनियर्स से, वो लोग भी मुझसे पूछते हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कुछ डेटा जो लग रहा है कि बार बार भूल रहे हैं, हम कर रहे हैं, छोटे छोटे स्लिप्स बनाइए, छोटे छोटे, उन पे वो डेटास लिखिए, अपने सामने चिपकाइए। जिस भी रूम में पढ़ रहे हैं या स्टडी टेबल पे पढ़ रहे हैं, तो मैं तो उस पे भी चिपका के रखती थी। कांस्टेंट आपके वो विजन में रहना चाहिए, विजन में रहना ताकि चाहिए। अपने आप 2-4 बार ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस 1 महीने करिए। में आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि इसका सर्टेन डेटा, ये आपके माइंड में पिक्चर बन जाएगी। एंड दिस बहुत वर्क करता है, बहुत एग्जैक्टली वर्क बहुत करता है, वर्क राइट। करता है। और उसके बाद भी अगर लगे ना कि नहीं हो रहा, देख रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, तो 8-10 बार लिख दो उस डेटा को, तब भी बैठ जाएगा दिमाग में। राइट। और रिकॉलिंग करना तो इम्पोर्टेंट है ही, रिटर्न करने से भी बहुत सारी चीजें रिकॉल होती हैं। तो ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी होता था ऐसा कि मुझे बहुत सारी डेटाज याद नहीं होती थी, बहुत सारे थ्योरी के फ्रेमिंग क्वेश्चंस भी नहीं होते, तो मैं लिख के करती थी, वो 4-10 बार मैं लिख देती थी तो मुझे हो जाता था क्लियर। तो आप भी ऐसा करें, रिटर्न तो बहुत ही करें। मतलब आप मैं ऐसा भी करती थी, शायद समझने वाले समझ पाएंगे इस चीज़ को भी, कि मैं एक्चुअली जब प्रैक्टिस भी करती थी या यूट्यूब से भी क्वेश्चंस भी देख रही हूँ ना, तो भी मैं पेन चलाती थी, मैं रफ पेपर लेके बैठती थी, पेन चलाती थी। वो क्या लिख रही हूँ क्या नहीं वो नहीं पता, लेकिन मैं पेन चलाती थी। हाँ, और कुछ चीजें जो याद भी होती थी, पता भी होता था, मैं उसको भी चलाती थी पेन, मतलब लिखती थी बार बार। तो इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था कि अच्छा हाँ, ये तो चीजें क्लियर है, ये तो चीजें आ रही हैं मुझे। तो ये मैम की पूरी कॉन्वर्सेशन से आई थिंक देयर आर 4 पॉइंट्स जो मैंने पिक करे: राइट, रिपीट, रिकॉल एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। तो द मूल मंत्र आई थिंक फॉर योर प्रिपरेशन इज जी, मेरा ये टिप्स था। और वो छोटे छोटे स्लिप्स जरूर बनाए, वो बहुत काम करते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। आपने हमारे सारे एस्पिरेंट्स को इतनी सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वे दिखाया कि वो किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप इस इंटरव्यू से आपको बहुत हेल्प होगी। एंड ये इंटरव्यू शूट करने का रीज़न बिहाइंड भी यही है कि जो एस्पिरेंट्स है जो भटक जाते हैं अपनी प्रिपरेशन में, जिनको ये तो पता है कि हमें ये करना है, पर एग्जैक्टली जो
एग्जाम निकाले हुए जो लोग होते हैं, जब वो बताते हैं तो एक उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। टीचर्स तो बताते हैं पर जिसने निकाला है जब वो शेयर करता है अपने एक्सपीरियंसेस, तो वो स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं रह जाता है एंड वो अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग अपनी अलाइन कर सकते हैं। तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात और करके। मैम मैं इसमें एक लाइन और बिल्कुल बोलूंगी। श्योर। मेरा ना पर्सनल रिक्वेस्ट है यूपी की सारी लड़कियों से जिन्होंने डिप्लोमा किया है और 2024 का फॉर्म भरा है, प्लीज हर दिन 3 आवर्स, एटलीस्ट 3 आवर्स, अगर कहीं ऐसे जॉब में है कि लग रहा है कि नहीं चेंज करना है तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी ने कंप्लीट किया है एज अ फ्रेशर ही और उन्होंने फॉर्म भर रखा है तो प्लीज स्टडी करे, बहुत अच्छा मौका है। मतलब इतनी सारी गर्ल्स सिविल इंजीनियर हो जाएंगी और बहुत अच्छा पेपर पैटर्न हो गया है। हाँ, मेहनत करने की जरूरत है, स्मार्ट वर्क करने की जरूरत है, पर प्लीज करें। हाँ मेहनत प्लीज करते करें। समय अगर करें। आप कहीं नहीं भी जा पा रहे हैं इलाहाबाद या ऐसे कहीं भी, तो चूंकि ऑनलाइन भी रिसोर्सेज अवेलेबल Available हैं, है। आप घर पे रह के करें, खाना बनाते वक्त करें, जैसे करना है करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें क्योंकि एक सिर्फ पढ़ाई है ना जो फाइनेंशियल यूपी की कंडीशन भी चेंज कर रही है। हाँ तो वो Exactly. एक बहुत बड़ा पॉइंट है और ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा नंबर ऑफ है वैकेंसी ज्यादा है and, और आपकी सीट कोई ले नहीं सकता। तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा सा वर्कआउट कर लेंगे ना तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। right. अगर आप वर्क नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए मैं अपना डर बताती हूँ, मेरा 18 में था और मेरे मतलब एकदम बॉर्डर पे नंबर्स थे। मैं इस एग्जाम में पीछे से 272 या 77 के आसपास आरईडी की वैकेंसी थी, मेरा 260 के आसपास है। तो वो मुझे ना पेपर देने के बाद से आके ही ना एक डर बैठ गया था कि यार मेरे एकदम बॉर्डर पे नंबर है, एकदम बॉर्डर पे नंबर है। मतलब मैम ये चीज़ ना मेरे दिमाग में जब तक रिजल्ट नहीं आया ना, ये 1-2 साल मैं ऐसे ही सफ़र की हूँ कि मेरा एकदम बॉर्डर पे नंबर है, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो अब आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब इतना भी मोटिवेशन नहीं होता कि हम अब जाके भी कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं। तो वो चीज़ है कि आप करें, बहुत अच्छा मौका है और थोड़ा सा वर्कआउट करेंगे तो ये जो एक डर बैठा था मेरे अंदर कि मेरा बॉर्डर पे नंबर है, नहीं हुआ तो क्या होगा, फिर मैं जॉब में रहते हुए प्रिपरेशन नहीं कर पाऊंगी। और कोई मतलब ये तो जूनियर इंजीनियर का पेपर है तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं हो पाएगा तो मैं कोई और कुछ और भी नहीं कर पाऊंगी। तो इस डर को हटाने के लिए मैं कह रही हूँ कि ऐसा डर आपके अंदर ना आ जाए। मेरी कुछ दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि थोड़े बहुत नंबर से रह गया, तो वो जो फील करती हैं आई कैन अंडरस्टैंड। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप जरूर करें। मेरा पर्सनली सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पढ़ें, चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, खाना भी बना रहे हैं, तब भी आप यूट्यूब से लगा के एटलीस्ट वीडियो देखें, कुछ तो क्वेश्चंस बैठेंगे ना दिमाग में, एंड देन आफ्टर जब आप लेके बैठें तो उस पर दोबारा से रीवर्क कर लें, पर जरूर करें प्लीज। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़कर, आपसे बात करके एंड आई थिंक हमारे सारे स्टूडेंट्स को बहुत 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 बेनिफिट होगा मैम की बातें सुनकर और मैम ने जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करी। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्ते।